तो चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज के लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो मेरे पास केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। मेनली इसके 5 टाइप्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ टाइप है मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब सारी तो आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मेनली हम लोग आज की क्लास में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं और उसके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किस किस तरह के एलिमेंट से पॉसिबल होती है, या फिर कौन कौन सी टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम देख सकते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई तरीके से हो सकती है, हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो वो सारी चीज़ें भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पहली टाइप की रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों देखो, आप लोगों को ना नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कि यहाँ पे होगा क्या कॉम्बिनेशन होगी, यानी कि कोई भी दो ऐसी चीजें कंबाइन करेगी आपस में, और जब वो आपस में कंबाइन करेगी तो एक नए तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब कंबाइन क्या क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम 3 डिफरेंट केसेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब आप लोगों ने क्लास 9th में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो छोटी से छोटी एंटिटी जो कि एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब मेरे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब पहले मुझे ये बात बताओ कि O2 क्या है, एक एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये एक एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में कि O2 एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड ये एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। इसका मुझे आंसर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, देन हम लोग आगे की बात डिस्कस करते हैं। अब हम बोल रहे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से कॉम्बिनेशन होती है। वो डिफरेंट तरीके क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। पहला केस, जब मेरे पास 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि अब मैंने बोला सब्सटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपनी क्लास 9th में, है ना। और जब मैंने बोला कि पहला केस जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, दूसरा केस जब 2 कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करेंगे, और तीसरा केस होता है बच्चों जब एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो मेनली मेरे पास ये तीनों केसेस हैं। अभी मतलब नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसके एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इसका। तो देखो, पहला केस मैंने बताया कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब ये जो मैंने पूछा था ऊपर क्वेश्चन की O2 क्या है और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो O2 मेरे पास एक एलिमेंट है, क्योंकि ये किससे बना, ये एक ही तरीके के एटम से बना, 2 ऑक्सीजन एटम से, इसलिए ये एलिमेंट है। और वही अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना है, कैल्शियम से और ऑक्सीजन से, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। तो पहला केस जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार मैंने इसका एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग H2। ठीक है, अब आपको जो भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है ना, वो इस तरीके से नहीं लिखनी, हमेशा बच्चों बैलेंस रिएक्शन लिखना
और बैलेंस रिएक्शन के अलावा हमेशा कोशिश करना कि फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करो, क्योंकि इसीलिए बताई गई है ना, ताकि अपनी केमिकल इक्वेशन को देख के हमें हर तरह की इक्वेशन, हर तरह का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखो, हाइड्रोजन जो होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगी और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। तो अब ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है, तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करके एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में मिक्स कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब दोनों ने क्या किया? आपस में मिक्स कर गए, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और एक नया कंपाउंड बन गया। और वो कौन सा कंपाउंड था? वाटर। तो एक तरीके से यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स ने कंबाइन किया, तो इसलिए ये रिएक्शन मेरे पास कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर मैं कार्बन सॉलिड लूं और कार्बन सॉलिड की रिएक्शन O2 गैस के साथ कराऊं तो बनता है CO2 गैस, है ना। रिएक्शन बैलेंस है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी कार्बन सॉलिड अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों ने आपस में कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो गई, है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास आयरन सॉलिड है, उसके अलावा सल्फर सॉलिड है, तो ये दोनों अलग अलग है, आयरन अलग है, सल्फर अलग है। जब इन दोनों ने कंबाइन किया तो आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन हो गई, जो भी एक सॉलिड है, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन हो गई, और ये आयरन सल्फाइड भी क्या है? सॉलिड है। तो एक तरीके से आयरन एलिमेंट अलग था, सल्फर एलिमेंट अलग था, और जब दोनों ने कंबाइन किया तो आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन हो गई, जो कि एक सॉलिड था। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल्स में दोनों एलिमेंट ने आपस में कंबाइन किया और एक नए तरीके के कंपाउंड की मेरे पास फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो जब मेरे पास दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया। अब सेकंड मैंने बोला कि दो कंपाउंड्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है ना, मैं पहले भी बहुत बारी पढ़ा चुकी हूँ, कि मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने क्विकलाइम डाला, और वो क्विकलाइम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था। तो जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। और इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी वो कंटेनर गर्म हो जाता है ना। तो इसमें देखो हुआ क्या था, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी बोलते हैं। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कंपाउंड है, इसमें मैंने वाटर डाला, तो बच्चों वाटर क्या है? वाटर भी तो एक कंपाउंड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो एक नया कंपाउंड बनेगा। तो इनसे जो एक नया कंपाउंड बनता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी सॉलिड बनता है, जिसको हम लोग स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? पहले मेरे पास एक अलग कंपाउंड था कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा मेरे पास एक अलग कंपाउंड था वाटर। जब दोनों कंपाउंड ने आपस में रिएक्ट किया तो इन दोनों ने कंबाइन कर लिया ना, और कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेट लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मेरे पास अमोनिया गैस है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये अमोनिया क्या होती है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसके साथ अगर मेरे पास HCl गैस है, ठीक है, HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और यहाँ पे हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों देखो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे अगर मैं HCl की बात करूँ ना,
तो HCl जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन जब मैंने HCl को पानी में डाला, पानी में जब डालते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो क्या होता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना। तो पानी में डालूंगी तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो HCl गैस थी ना, इसको तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन जब मैंने इस HCl को पानी में डाला तो उस टाइम पे जो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना उसको मैं क्या बोलती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलती हूँ। तो बच्चों ये डिफरेंस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और हाइड्रोजन क्लोराइड में। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है ना वो HCl की गैसियस फॉर्म होती है, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है पानी में डालने पर जो उसका सॉल्यूशन बनता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंपाउंड लिया अमोनिया और दूसरा कंपाउंड मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब मैंने दोनों की रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने पर मेरे पास बनता है NH4Cl। ये HCl इस NH3 के साथ जुड़ गया, कंबाइन कर गया और ये बन गया, 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी थी, एक हाइड्रोजन इधर से आ गई तो बन गया NH4Cl। अब ये जो NH4Cl होता है ना वो एक सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, और इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो NH4Cl होता है उसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक कंपाउंड अलग था NH3, दूसरा कंपाउंड अलग था HCl, दोनों ने आपस में कंबाइन किया और एक नए तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। वो नया कंपाउंड क्या था, NH4Cl। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है मेरे पास, ये भी मेरे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या था, दो अलग अलग कंपाउंड्स थे और वो कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे थे। लेकिन मैंने एक तीसरा केस और बताया था ना आप लोगों को, वो तीसरा केस क्या था, जब मेरे पास एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो और वो आपस में कंबाइन करे। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। तो तीसरा केस है मेरे पास, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है। ठीक है, CO मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे 2 ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये गैस होती है एक। तो जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड में O2 डाल रही हूँ, O2 भी क्या होती है, एक गैस होती है। ठीक है, O2 भी क्या होती है, एक गैस होती है। तो जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड में O2 डाल रही हूँ तो मेरे पास बनता है क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस करूंगी तो आएगा 2CO + O2 गिविंग 2CO2। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड था, उसमें मैंने एक एलिमेंट डाला और वो एलिमेंट क्या था, O2। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक कंपाउंड ने और एक एलिमेंट ने आपस में रिएक्ट किया और एक नए तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो दोनों आपस में जुड़ गए ना, तो कॉम्बिनेशन हो रही है। तो ये भी मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास SO2। अगर SO2 अब एक अलग कंपाउंड है, SO2 का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो जब मैं सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन O2 से कराऊंगी जो कि एक एलिमेंट है, तो एक कंपाउंड है SO2 और एक एलिमेंट है O2। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी O2 के साथ, तो मेरे पास SO3 बन जाएगा और ये जो SO3 है ये एक नया कंपाउंड है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस SO3 का नाम क्या होगा। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ जो कि एक एलिमेंट था, तो मेरे पास एक नया कंपाउंड बन गया SO3। अब बताओ मुझे इस SO3 का नाम क्या है। ठीक है, उससे पहले इसको बैलेंस कर देती हूँ। बैलेंस करने के बाद ये हो जाएगा 2SO2 + O2 गिविंग 2SO3।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, SO2 एक अलग कंपाउंड, O2 एक अलग एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस SO3 के अंदर क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो फॉर्मूला हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो SO3 का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो हमने तीनों केसेस देख लिए। पहला केस क्या था कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक नया कंपाउंड बनेगा H2 प्लस O2 गिविंग H2O। उसके अलावा अगर मेरे पास दो कंपाउंड का आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो भी एक नया कंपाउंड बनेगा। उसके अलावा एलिमेंट और कंपाउंड जब आपस में कंबाइन करेंगे तो भी एक नया कंपाउंड बनेगा। तो तीनों केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं और तीनों केसेस में कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में आपको अभी हम आगे की टाइप्स भी पढ़ेंगे ना, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, कई तरीके की रिएक्शन होगी, आपको बस उसमें बताना होगा कि इनमें से कौन सी ये जो रिएक्शन गिवन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर डीकम्पोजिशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी जब हमारे पास सब कुछ सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखे। अब एक छोटी सी रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम की रिएक्शन कराती हूँ वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम लोग स्लेक लाइम बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इस रिएक्शन में मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मेरा कंटेनर हॉट हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कि ये जो क्विक लाइम होता है या फिर जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसको हम लोग एज अ वाइट वॉशिंग एजेंट यूज करते हैं। हम लोग अपने घरों में वाइट वॉश कराते हैं, है ना, दिवाली आती है तब तो स्पेशली कराते हैं सब, ताकि घर अच्छा अच्छा दिखे। तो वो जो वाइट वॉशिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं बल्कि ये क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। अब ये जो है इसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन इस बार भी आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि व्हाइट वॉशिंग एजेंट क्या होता है, तो उसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो मेरा व्हाइट वॉशिंग एजेंट होता है ये कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से हमारी वॉल्स जो है बहुत शाइनी शाइनी सी दिखने लगती है। वो रिएक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूं, तो उसे जरूर याद रखना। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये उठता है कि इसको हम एज अ वाइट वॉशिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देखो, अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, मेरे पास एक कंटेनर लिया मैंने, उस कंटेनर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्विक लाइम लिया, उसको डाला, उसमें मैंने पानी डाला। ठीक है, पानी डाला तो देखो हमें रिएक्शन पता है, जैसे ही मैं कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करती हूं तो वाटर ऐड करने पर स्लेक लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड था जिससे मैंने व्हाइट वॉशिंग करनी थी, उसमें मैं पानी डाला मैंने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया होगा, है ना। तो पहले मेरे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था अब उसकी जगह मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड मिल गया होगा। ठीक है, अभी भी ये सॉलिड था, अब सॉलिड तो मैं अप्लाई करूंगी नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए ना ताकि मैं उसे दीवार पे व्हाइट वॉशिंग कर सकूं, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे फिर से सॉलिड मास मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैंने इसमें पानी डाला फिर से ताकि मुझे इसका पानी में सॉल्यूशन मिल जाए, एक्वस सॉल्यूशन मिल जाए। तो जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तो ये जो सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था मुझे अब इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, मुझे अब इसका सॉल्यूशन मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया, पानी में सॉल्यूशन मिल गया। तो मैं लिख देती हूँ एरो लगा के कि मैंने इसमें वाटर डाला और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था अब मुझे इसका एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी डालने पर मुझे जो मिला ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो सॉलिड होता है, इस चीज को याद रखना।
फिर उसमें मैं फिर से पानी डालती हूँ ना, तो उसका मुझे एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, अपनी वॉल्स पे एज अ वाइट वॉशिंग एजेंट। ठीक है, एज अ वाइट वॉशिंग एजेंट। लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता जो हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में एक नया सब्सटेंस है जो हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देता है। वो क्या होता है, देखो, अब वॉल्स पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई कर दिया, अब एयर है हमारे चारों ओर, है ना, तो एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, काफी सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, काफी सारी गैसेस होती है। लेकिन जो वॉल्स पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई किया ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, और मुझे मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही देता है हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस। अब ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों व्हाइट वॉशिंग के लिए तो हम लोग क्विक लाइम यूज कर रहे हैं। क्विक लाइम में हम लोग पानी डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जो कि सॉलिड होता है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि सॉलिड होता है, उसमें मैं फिर से पानी डाल रही हूँ तो उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। फिर उसके सॉल्यूशंस को मैंने वॉल पे अप्लाई किया, और वॉल पे अप्लाई करने पर जो एयर में CO2 प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जो कि शाइनी अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि कैल्शियम मतलब व्हाइट वॉशिंग एजेंट हम एज किस लोग किस सब्सटेंस को यूज करते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना कि एज अ व्हाइट वॉशिंग एजेंट हम लोग क्विक लाइम को यूज करते हैं। तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी था, और ये एक एप्लीकेशन भी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डीकंपोज हो रहा है। डीकंपोज मतलब कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो यहाँ पे टूट रहा है, जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो एक्चुअल में डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में ब्रेकिंग होती है, टूटता है सब्सटेंस। ठीक है, और जब वो टूटता है तो वो नए तरीके के कंपाउंड्स की या फिर नए तरीके के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करता है। तो एक तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, ब्रेकिंग होती है, डीकंपोजिशन होती है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की, ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, और वो टूट के कुछ नए कंपाउंड्स देता है, कुछ नए एलिमेंट्स देता है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना है, किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जिसमें मुझे एनर्जी देनी पड़े, है ना, उस रिएक्शन को कराने के लिए। तो मैंने बोला था कि जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें हमें तोड़ना पड़ता है सब्सटेंस को, वो रिएक्शन सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है ना। तो क्योंकि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो ये कैसी होगी, ये एंडोथर्मिक होगी, यानी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो मैं एनर्जी देती हूँ ना, ये तीन तरीके से देती हूँ।
पहला तरीका होता है कि मैं ये एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में दे सकती हूँ, ठीक है, कि मैंने हीट करा, टेम्परेचर बढ़ाया। मैं ये एनर्जी लाइट की प्रेजेंस में दे सकती हूँ, ठीक है, और मैं ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी दे सकती हूँ। तीनों की प्रेजेंस में दे सकती हूँ, हीट की प्रेजेंस में भी दे सकती हूँ, लाइट की प्रेजेंस में भी और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो तीनों के केस में डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में, इसके अलग एग्जाम्पल देखेंगे, लाइट की प्रेजेंस में इसके अलग एग्जाम्पल देखेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसके कुछ अलग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस है मेरे पास बच्चों, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे पास हीट की प्रेजेंस में होती है। डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। मतलब मैं किसी चीज को हीट कर रही हूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं, तो वो चीज ब्रेक होके कुछ नया सब्सटेंस दे रही है। अब ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराई थी कि जब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में रिएक्शन कराई थी ये वाली, है ना। तो देखो एग्जाम्पल्स ना सारे आपके रिपीट होंगे, जो एग्जाम्पल्स पहले पढ़ चुके हैं ना वो अब यहाँ पे आ जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स है, वो सारे अच्छे से बस याद कर लो, ठीक है। तो जब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना ये सॉलिड होता है। तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करती हूँ तो हीट करने पर मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, और साथ में मुझे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट अकेला था, जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो इसके कुछ एटम्स कैल्शियम कार्बोनेट में से अलग हो गए, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग हो गया, उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड भी अलग हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो गया, है ना। तो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि मैंने हीट किया तो मेरे पास एक कंपाउंड कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स में या फिर एलिमेंट्स में वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे तो दोनों कंपाउंड मिले, कई बार एलिमेंट्स भी मिलते हैं, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास किसका, पोटेशियम क्लोरेट का, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3। लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल कराया था जब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। तो KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो बनता है KCl और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब KCl तो एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन क्या है, ये मेरे पास एक गैस है, ठीक है। तो बैलेंस करने के बाद हो जाएगा 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2। बैलेंसिंग हमेशा करके आनी है, ठीक है। अब बच्चों इस रिएक्शन में ना मैं एक कैटलिस्ट यूज करती हूँ, मुझे उस कैटलिस्ट का नाम बता दो। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, वो कैटलिस्ट क्या है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हीट करके टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करा सकते हैं। अब बच्चों इतना याद रखो कि अगर मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगी ना तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे हमेशा एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिएक्शन कहाँ से हो पाएगी, है ना। तो इसीलिए कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा यूज होता है, कैटलिस्ट होता है MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या होता है, MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये फिगर दिख रही है, इस फिगर में ये एक लड़की है जो कि लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही है जाके, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखना चाह रही है कि एक्चुअल में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये लड़की थी, ये लैब में गई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये जो उसने ट्यूब सी उठा रखी है, मैंने पहले भी बताया है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। उसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड लिया। कौन सा कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये जो फेरस सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। अब आप बोलोगे मैम ये .7H2O क्या है। बच्चों इस .7H2O का मतलब है कि ये जो एक्चुअल कंपाउंड था ना
FeSO4, इसके साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो FeSO4 था ना, इसके साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे जाके हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। अब देखो ये जो FeSO4.7H2 होता है ना, ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। कौन से कलर का सॉल्ट होता है? ग्रीन कलर का। बहुत ही सुंदर सा कलर होता है ग्रीन कलर का। तो ये जो लड़की थी वो उस लैब में गई, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने ये ग्रीन कलर का सॉल्ट डाला, ठीक है। उसने उस टेस्ट ट्यूब को हीट करना शुरू किया, ठीक है। बर्नर जो होता है ना, बर्नर जैसे हमारे घर में गैस स्टोव्स होते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री में हमारे पास एक जो सब्सटेंस होती है जिससे फायर निकलती है उसको हम लोग बच्चों बर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बर्नर है। तो उस टेस्ट ट्यूब को वो लेके गई, टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके उसने हीट किया, ऐसे इस तरीके से अलाइन किया और इस तरीके से टेढ़ा करके उसने उसको हीट किया। सीधा हीट नहीं करते, क्योंकि इसमें से अगर कुछ निकलेगा ना तो डायरेक्ट मेरे मुंह पे आएगा वो, तो हमारे लिए वो हार्मफुल होता है। तो इसीलिए उस टेस्ट ट्यूब को ना हम लोग हमेशा से टेढ़ा करके हीट करते हैं जब भी लैब में कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें सॉल्ट डाला जो कि ग्रीन कलर का था। अब उसने उसको हीट करना शुरू किया और हीट करने के बाद उसने क्या देखा कि जो ग्रीन कलर का सॉल्ट था ना, वो ग्रीन कलर का सॉल्ट अब ग्रीन कलर का नहीं रहा, वो पहले तो वाइट कलर में चेंज हो गया, ठीक है। पहले तो वो वाइट कलर में बदला, अब वाइट कलर में बदलने के बाद वो ब्राउन कलर में बदलने लगा, ठीक है। पहले ग्रीन था, ग्रीन से वाइट हुआ, वाइट से ब्राउन हुआ, और उसके अलावा उससे ना कुछ गंदी सी स्मेल भी आने लगी, ठीक है। कुछ गैसेस उसमें से बन रही थी, तो उसे कुछ बहुत ही पंजेंट सा ऑर्डर आने लगा, ठीक है। तो उसे पता लग गया कि कुछ तो इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एक तो कलर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वो स्मेल भी उसको आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि वो रिएक्शन है क्या, ठीक है। वो रिएक्शन है क्या, ऐसा क्या बन रहा है जिसकी वजह से कलर भी चेंज हो रहा है और कुछ गैसेस भी बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम ऐसे सॉल्ट्स को हीट करते हैं ना, जब मेरे पास ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों होता क्या है, हीट करने पर ये जो पानी इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो वाटर जुड़ा हुआ है, वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो होगा क्या, ये जो 7 पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए थे ना, वो 7 पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे और इस FeSO4 से अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि फेरस सल्फेट अब अकेला बच जाएगा बिना पानी के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब ये जो FeSO4 होता है ना, ये होता है वाइट कलर का। इसी वजह से उसने देखा कि पहले ग्रीन से वाइट कलर हो गया, क्योंकि जो 7 पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच थे, वो 7 के 7 पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और सिर्फ FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बच गया, जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले मुझे वाइट कलर दिखने लगा, फिर वो वाइट से फिर से ब्राउन होने लग गया। तो यानी कि अभी भी रिएक्शन यहाँ पे रुकी नहीं है, कुछ और एक्सचेंज हो रहा है रिएक्शन में, कुछ और भी रिएक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर मुझे वाइट कलर ब्राउन होता चला गया, है ना। तो जब उसने और हीट किया तो उसने देखा कि कुछ ब्राउन कलर का मिल रहा है। तो एक्चुअल में जब मैं फेरस सल्फेट को हीट करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास बनता है Fe2O3, जो कि Fe2O3 और साथ में SO2 प्लस SO3। अब ये जो Fe2O3 होता है ये तो होता है सॉलिड, और ये जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है ये होती है गैसेस, ठीक है। और बच्चों जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना था वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस था इस Fe2O3 का, यानी कि पहले FeSO4.7H2O था जो कि ग्रीन कलर का था, उसको मैंने हीट किया तो FeSO4 बना जो कि वाइट कलर का था, जो वाइट कलर मुझे विजिबल हो गया। फिर मैंने जब इस FeSO4 को हीट किया तो मुझे Fe2O3 मिला, और ये Fe2O3 किस कलर का था, ब्राउन कलर का था। किस कलर का था, ब्राउन कलर का था। इसी Fe2O3 की फॉर्मेशन की वजह से मुझे ब्राउन कलर का सब्सटेंस वहां पे बनता हुआ दिखा। और बच्चों इस Fe2O3 का फॉर्मूला, इसका नेम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 3 ऑक्साइड। अब
3 क्यों है? क्योंकि जो बच्चों Fe2O3 के अंदर Fe2O3 के अंदर जो आयरन पे चार्ज है वो +3 है। कितना है? +3 है। तो इसका 3 इधर चला गया और इसका 2 इधर आ गया। तो क्योंकि 3 है इसलिए मैं आयरन के ब्रैकेट में ऐसे 3 करके लिखती हूं, आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है। और जो स्मेल आ रही थी ना, गंदी सी स्मेल, वो इस SO2 की वजह से थी। जो इस SO2 जो बन रही है ना गैसेस, इन्हीं की वजह से वहां पे एक पंजेंसी ऑर्डर, उस जो बंदी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जो लड़की, उसको वहां पे वो स्मेल फील हुई। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे हुआ क्या, जो FeSO4.7H2O, तो जो मेरे फेरस सल्फेट का मैंने जो पाउडर लिया था, जो सॉल्ट लिया था, उसको जब मैं हीट करती गई तो उसकी डीकम्पोजिशन होती गई, और डीकम्पोजिशन होने की वजह से जो ये नए कंपाउंड बने, इसी वजह से ही मुझे काफ़ी सारे कलर चेंज वहाँ पे दिखाई दिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लेना कि ये मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी है। एक और एग्जाम्पल क्या है, देखो। अब पहले मैंने क्या लिया था? FeSO4 लिया था। अब मैं क्या कर रही हूं, वही लैब में जाती हूं। अब मैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, जिसका फॉर्मूला होता है, वो ले रही हूं। ठीक है। इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। और बच्चों ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का कलरलेस सा सॉल्ट होता है। ठीक है। कलरलेस सा सॉल्ट होता है। फिर से मैं लैब में गई, मैंने अपनी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने लेड नाइट्रेट डाला और बर्नर के ऊपर उसको हीट करना शुरू किया। अब जब मैंने उसको हीट करना शुरू किया तो मैंने देखा जो मेरा व्हाइट कलर का सॉल्ट था ना, वो व्हाइट कलर का या फिर कलरलेस सॉल्ट था, वो अब येलो कलर का होने लग गया, येलो कलर बदलने लग गया। और उसके साथ साथ मुझे इस टेस्ट ट्यूब में से एक ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखी। ठीक है। ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखी, यानी कि जो गैस बन रही है एक तो वो ब्राउन कलर की है, और एक नया सब्सटेंस बन रहा है इसमें जो कि येलो कलर का है। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं रिएक्शन देखूं तो जो लेड नाइट्रेट होता है, जब उसको हीट करते हैं हम लोग, तो बनता है PbO। ठीक है। PbO, जिसका नाम है लेड मोनोऑक्साइड। और ये जो लेड मोनोऑक्साइड बन रहा है ये येलो कलर का होता है। इसी की वजह से मुझे येलो कलर, वहां पे सॉल्ट जो है वो अब येलो कलर का बनता हुआ दिखा। ठीक है। और इस लेड मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ साथ मुझे NO2 गैस दिखी। NO2 गैस बनती है, और बच्चों ये जो NO2 गैस होती है ना, यही ब्राउन कलर की गैस होती है। इसी की फॉर्मेशन की वजह से ही जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखो, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ऐसे ब्राउन कलर की गैस मुझे वहां पे बनती हुई दिखी। और इस NO2 के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस भी बनती है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर वो आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि मेरे पास एक अननोन सॉल्ट था, मैंने उसको हीट किया तो सॉल्ट येलो कलर में बदल गया, और येलो कलर में बदलने के साथ साथ गैस वहां पे मुझे ब्राउन कलर की गैस बनती हुई दिखी, तो बताओ वो कंपाउंड क्या है? तो वो कंपाउंड लेड नाइट्रेट है। आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट ही एक ऐसा सॉल्ट है जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होने की वजह से वो येलो कलर का कंपाउंड दे रहा है, और उसके साथ साथ ब्राउन कलर की गैस मेरे पास वहां पे बन रही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है। अब एक और चीज आपकी नॉलेज के लिए याद रखना कि NO2 तो ब्राउन कलर की गैस होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी Br2 गैस होती है ना, Br2 गैस भी ब्राउन कलर की होती है। इन दोनों गैस का कलर याद रख लो। आगे अगर साइंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री लोगे, आगे अगर आप 11th क्लास में जाके या फिर बाकी के चैप्टर्स में भी ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत यूज में आने वाला है कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो Br2 गैस होती है वो भी ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। तो जितने भी मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बताए, फेरस सल्फेट के, लेड नाइट्रेट के, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। और उसके अलावा बाकी के जो बताए उनको भी याद रखना। अब हीट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब लाइट की प्रेजेंस में भी देखते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि अगर मैं कोई सॉल्ट धूप में जाके रख दूं तो धूप में रखने पर भी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो कलर चेंज क्यों हो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? ठीक है। तो देखो, उसके लिए आप क्या करना,
अगर लैब में आपके पास सॉल्ट मिलता है जैसे कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, तो एक कटोरा सा लेना, उसमें सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड डाल देना, थोड़ा सा उसको धूप में रख देना, ठीक है। जब आप इनिशियली देखोगे तो ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ये तो होता है वाइट कलर का, और जो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये होता है पेल येलो कलर का, ठीक है। तो अलग अलग करके देख सकते हो दोनों, एक में सिल्वर क्लोराइड डाल दो, एक में सिल्वर ब्रोमाइड डाल दो, दोनों को एक छोटे से कंटेनर में डाल के धूप में रखाओ 4-5 घंटे के लिए, ठीक है। तो जब आप उसको धूप में रखोगे तो आप क्या देखते हो कि जो पहले AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सॉल्ट था ना, अब उसका कलर चेंज होने लग गया, अब वो ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। और साथ में आप देखोगे कि उसमें से कुछ गैस निकल रही है, येलो कलर की, येलो ग्रीन कलर की कोई गैस निकलती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। और जो AgBr पहले पेल येलो कलर का था, पेल येलो कलर का था, अब कुछ घंटे धूप में रखने के बाद वो अब ग्रेइश व्हाइट कलर का हो गया फिर से, ठीक है, वो भी ग्रेइश व्हाइट कलर का हो गया, और साथ में आपको एक ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखी, है ना। ऐसा क्या हुआ वहां पे कि धूप में रखते ही वो ग्रे कलर का हो गया, व्हाइट से ग्रे हो गया, या फिर AgBr पेल येलो से ग्रेइश व्हाइट हो गया, ठीक है। और ये गैसेस कौन सी इवॉल्व हो रही है, तो उसका रीजन ये है कि जब मैं AgCl या फिर AgBr को लाइट की प्रेजेंस में रखती हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में रखती हूँ, तो ये डीकम्पोज होके सिल्वर सॉल्ट देते हैं, क्या देते हैं, सिल्वर देते हैं, और उसके साथ साथ गैसेस इवॉल्व होती है। AgCl के केस में सिल्वर मिलता है और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है, ये क्लोरीन गैस येलो ग्रीन होती है। उसके अलावा जो AgBr होता है वो उसको जब मैं हीट करती हूँ, लाइट सनलाइट में जाके रखती हूँ, तो मुझे फिर से सिल्वर मिलता है जो कि ग्रे कलर का होता है, और साथ में मुझे मिलता है ब्राउनिश गैस जो कि Br2 होती है। अभी मैंने बताया था NO2 भी ब्राउनिश गैस होती है और Br2 भी ब्राउनिश गैस होती है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि चाइना डिश में जब मैंने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो अब ये ग्रे कलर का बन चुका है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसा क्यों हो रहा है, कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl और AgBr डिकम्पोज हो रहे हैं, और डिकम्पोज होके वो सिल्वर बना रहे हैं जो कि ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होती है उसके एग्जांपल्स भी देखे। अब तीसरा जो मेरे पास बचा है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है, वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आगे जाके भी आपको उसके बारे में काफी बार सुनने को मिलेगा, तो उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्विज आएगी, ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उस रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आएंगे, आपको उसका आंसर स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और 30 सेकंड मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहां पे कि वाटर और क्विकलाइम के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है। कई बार करा चुकी हूं इस क्वेश्चन को मैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होता है उस टाइम पे। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, स्लेक लाइम बनता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होता है। करेक्टराइज कैसे करते हैं, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, करेक्टराइज कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? वाटर की रिएक्शन क्विकलाइम के साथ, एसिड का डाइल्यूशन करना, वाटर का इवेपोरेशन, या फिर सब्लाइमेशन ऑफ कैम्फर, सॉलिड से डायरेक्टली गैस का कन्वर्ट होना। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो चलते हैं हम लोग फिर से अपने पहले क्वेश्चन पे, आंसर मैच कर लिएगा आपने कि केमिकल रिएक्शन जो होती है क्विकलाइम और वाटर के बीच में, कई बार बता चुकी हूं मैं कि इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर इसमें चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और रिएक्शन मेरे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन था कौन सा डिकम्पोज होता है बाय एक्शन ऑफ लाइट, तो अभी मैंने बताया AgCl एक ऐसा सॉल्ट है जो कि लाइट के सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, अभी तो बताया था एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये तो है ही। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक नहीं है, वो तो हीट एब्जॉर्ब करता है ना वाटर, तभी तो वही इवेपोरेट होता है ना, पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो ये तो एक्सोथर्मिक नहीं है। और सब्लाइमेशन प्रोसेस के लिए भी वो उसको हीट चाहिए, सॉलिड से गैस पे जा रहा है ना वो, तो इसीलिए उसमें भी मुझे हीट रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी नहीं है। अब जब एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, वहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है, ये दोनों मेरे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी। अगली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।